गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में सेल से रिलेटेड कुछ बात करी थी, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी सेल होती है उसके बारे में बताया था। चलिए हम आज वीडियो को आगे लेके चलते हैं, बात करते हैं फिर से सेल की। सेल का जो टेक्निकल नाम होता है उसको हम साइटो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटो। जिसकी वजह से इसका जो अध्ययन होता है, इसकी जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। लास्ट वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी में जहां पर भी लॉजी शब्द आए, ये जो आपका लॉजी वर्ड है ये जहां पर भी आए तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि साइटो मतलब से, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि सेल की स्टडी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब जो हमारी सेल होती है तो वो इस तरीके से होती है, और इसमें जो आउटर मोस्ट ये लेयर होती है, जो बाहर की एक झिल्ली नुमा होती है, इसी के अंदर सारे ऑर्गन पड़े रहते हैं सेल के। तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी है, ये प्लांट में भी पाई जाती है, मतलब जो प्लांट सेल होती है उसमें भी पाई जाती है, और जो एनिमल होती है उसमें भी पाई जाती है। यानी कि ये पादप प्लस जंतु दोनों में ही पाई जाती है। जंतु जैसे कुत्ता, घोड़ा, बैल, बकरी या फिर हम, ये सारे आ जाते हैं जंतुओं में। जंतु का मतलब जो चल फिर सकते हैं, मतलब इधर से उधर जा रहे हैं, गति कर सकते हैं। और पेड़ का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बस एक ही जगह पे मतलब गति कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हिल रहा है, या पेड़ आपने देखा इस तरीके से हिलता होता है जब हवा चलती है। तो प्लांट मतलब पेड़ पौधे, और एनिमल मतलब जंतु जानवर, जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमने जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिया है, ये हमारी बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है, और प्रोटीन के साथ में ये बनी होती है लिपिड्स की। किसकी? लिपिड्स की। प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। अब अगर आपने कभी देखा हो कि अगर हमारे घर पे मिक्स सब्जी बनना है, उसकी मिक्स सब्जी बनना है, तो हम जाते हैं सब्जी वाले दुकान पे, तो मुझसे कहते हैं थोड़ी सी मतलब थोड़ा टमाटर डाल दो, पत्ती डाल दो, गोभी डाल दो, ये सारी चीजें, क्योंकि मिक्स सब्जी बना तो 4-5 तरीके सामान मांगते हैं। इसी मटर डाल दो, तो वो एक ही पिन्नी में करके थोड़ा थोड़ा सामान रख देता है, मतलब वो एक कह सकते हो एक झिल्ली टाइप की होती है, उठा के हमें दे देता है कि लेके जाओ। तो इसी तरीके से जो हमारी सेल होती है, ये एक झिल्ली नुमा होती है, जिसके अंदर हमारे सेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे इस झिल्ली के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अब क्लियर इतनी चीज, लेकिन अगर आपने कभी देखा कि जब उसी झिल्ली में दे दिया, लेकिन जब उस झिल्ली में अगर सामान ज्यादा हो जाता है, तो उस झिल्ली को कभी कभार डबल कर देते हैं। तो उस दोहरी झिल्ली को, जो दोहरी झिल्ली है, वो कब करी जाती है? सामान ज्यादा हो जाता है, या फिर कह सकते हो जब हैवी हो जाता है, तो उसी दोहरी झिल्ली को हम बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। क्लियर? ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ही। तो सेल वॉल क्या होती है? जब मतलब कह सकते हो कोई चीज होती है, तो उसको मतलब ज्यादा सेफ्टी के लिए हम दोहरी झिल्ली का यूज करते हैं। ये किसमें? जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल में पाई जाती है। और ये जो हमारी सेल, जो हमने आउटर मोस्ट लेयर बनाई है, इसके बाहर की जो लेयर इस तरीके से दिखाई है, ये जो हमारी सेल वॉल है, जिसको हम हिंदी में कोशिका भित्ति बोल रहे हैं, तो ये सेल वॉल जो है वो हमारी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसी वजह से अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कि प्लांट, जो भी चीजें हमें प्लांट से मतलब मिलती हैं, उसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि इसमें सेलुलोज पाया जाता है। जैसे ये हम शर्ट पहने हुए हैं, तो ये शर्ट जो है, ये कॉटन यानी कि कपड़ा जो है, वो भी प्लांट से आता है, जिसकी वजह से इसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। जो हम कॉपी पे लिखते हैं, जो कागज होता है, वो भी प्लांट से हमें मिलता है, तो यानी कि उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। जो नोट होते हैं, जो हम अपने पास जेब में रख के बहुत अपने आप को मतलब धनी अमीर समझते हैं, तो वो भी, उसमें भी मतलब वो भी कागज से बनता है, यानी कि वो भी प्लांट से है, तो उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। तो आप आज इतनी चीज क्लियर रखिएगा कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें प्लांट से रिलेटेड कोई चीज जो प्लांट से हमें मिलती हो, उससे पूछा है कि इसमें क्या पाया जाता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर यही होना चाहिए कि उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ये जो हमारी
सेल वॉल होती है ये मतलब कह सकते हो कि जो हमारी सेल होती है उसको सुरक्षा प्लस आकार प्रदान करती है। अब जैसे हम अपनी बॉडी की मतलब सुरक्षा जो है वो कपड़े पहन के कर लेते हैं। जितने भी एनिमल जैसी कुत्ता हो गया, शेर वगैरह हो गए, ये जितने भी एनिमल होते हैं ये इनके ऊपर हेयर होते हैं, बालों की वजह से ये अपनी मतलब सुरक्षा कर लेते हैं। लेकिन प्लांट किससे करते हैं? प्लांट अपनी सुरक्षा मतलब अपनी सेल जो उनकी होती है वो मतलब सेल वॉल से करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं जो इसके सेल ऑर्गेनल होते हैं। क्लियर? इसको इरेज कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं इसका। चलिए हम बात कर लेते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी कॉल्कर ने। कॉल्कर ने इसकी खोज करी थी। जब हम सांस लेते हैं, सांस ली तो ये हमारी सांस जो है ये मतलब लंग्स जो फेफड़े होते हैं वहां जाती है, वहां से हीमोग्लोबिन इसको लेकर सेल के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ये एक मतलब कह सकते हो एक साइकिल चलती है, जो चेन रिएक्शन। इसकी खोज जो करी थी वो क्रेब्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। उनका पूरा नाम हेंस क्रेब था, जिसकी वजह से इसको मतलब इस साइकिल को हम क्रेब्स चक्र या फिर क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इस क्रेब्स चक्र के दौरान हमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब 38 एटीपी बनती है, जिससे हमको ग्लूकोज का एक अणु मिलता है। और यही ग्लूकोज का अणु मतलब हमको एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। जिस वजह से, क्योंकि अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मतलब हम सांस ले रहे हैं, वहीं मतलब ऑक्सीजन जा रहा है और वहीं मतलब कह सकते हो सारी प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसी वजह से पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा इसे हिंदी में शक्ति गृह भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर पूछे जाके क्रेब्स चक्र कहां चलता है तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस किसे कहते हैं? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के। एक यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो तकरीबन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इसकी जो आंतरिक वॉल्स होती हैं ये इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी मतलब आंतरिक जो दीवारें होती हैं उनको या फिर कह सकते हैं इंटरनल जो वॉल्स होती है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज ये देखिए, हमारी पूरी बॉडी में, कान में, पैर में, टांगों में, नाक में, सब कहीं सेल्स हैं। और जब सेल है तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सब कहीं एनर्जी बन रही है। लेकिन अब कोई इंसान है, कहीं पे मतलब एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती, कहीं पे नहीं होती। जैसे अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो अभी मेरी जुबान को ज्यादा जरूरत है एनर्जी की बोलने के लिए। लेकिन अगर कोई मतलब कोई दौड़ने वाला है जो दौड़ता है तो उसके पैरों में ज्यादा जरूरत है एनर्जी की। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि जुबान हमारी छोटी सी है तो उसके पास तो जितनी सेल्स हैं वो उतनी एनर्जी बनाएंगी। और इस टाइम हम खड़े हुए हैं तो हमारे पैरों को इतनी एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, लेकिन पैर ज्यादा एनर्जी बना रहे हैं। तो ये मतलब कह सकते हो ये तो बॉडी मतलब पूरी बॉडी हमारी डिसबैलेंस हो जाएगी। कहीं एनर्जी ज्यादा है, जहां जरूरत है वहां मतलब एनर्जी नहीं है, और जहां जरूरत नहीं है वहां इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। तो इस पूरी एनर्जी को जो बैलेंस करने का काम करता है वो हमारा गोल्जी बॉडी करता है, जिसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। इसका जो मतलब गोल्जी बॉडी का जो मेन वर्क होता है वो यही होता है कि पूरी बॉडी में, जैसे हमारी अभी जुबान को ज्यादा एनर्जी जरूरत है, तो पूरी बॉडी से एनर्जी लाके हमारी जुबान को दे दे, जिससे हम आराम से बोलते रहें। इसी वजह से अगर कोई इंसान थकता है तो वो उसकी पूरी बॉडी थक जाती है कि हाँ थक गए भैया, बहुत थकावट लग रही है। इस तरीके से, ये नहीं कि मतलब इस हाथ से काम कर रहा है तो ये हाथ थक गया अब दूसरे हाथ से कर लें, दोनों हाथ थक गए ठीक है पैरों से काम कर ले रहा है। अरे कमर थक गई, मतलब पेट सही है, पैर सही है। तो मतलब जब भी हमारी थकावट होती है तो पूरी बॉडी में ही थकावट होती है, क्योंकि जितनी भी हमारी एनर्जी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करता है? वो हमारी जो गोल्जी बॉडी है, ये सारी एनर्जी को लाकर जो भी हम काम करते हैं उसमें लगा देती है, जिसकी वजह से हमारे मतलब ओवरऑल सबका ही थकावट महसूस होती है कि हाँ पैर भी थके लग रहे हैं, हाथ पैर भी थके लग रहा है, बस अब नींद आ रही, सो जाए जाके। क्लियर? गोल्जी बॉडी आपको समझ में आ गया उसका काम क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे अभी अगर मान लें कि कश्मीर में जो हमारी इंडियन आर्मी है, कश्मीर में वो ज्यादा लगी हुई है, लेकिन पता चलता है कि पीछे से चाइना हमला कर दे भारत पर। तो जब भारत पर चाइना हमला कर देगा तो कश्मीर के जो मतलब जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कश्मीर में फोन करेंगे, जो भी वहां के मतलब कह सकते हो सेना अध्यक्ष होंगे वहां फोन करेंगे कि वहां सिर्फ उतनी लोगों को रखिए जितने की जरूरत है वहां, और बाकी जो एक्स्ट्रा वाले लोग हैं उनको भेज दो कहां?
चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे, वहां पे मतलब चाइना ने हमला कर दिया है। तो वो कह सकते हो ना कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है ना, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा जरूरत नहीं है, वहां जो भी मसला था वो शांत हो गया, लेकिन चाइना को तो जवाब देना है। तो इस वजह से जितने भी लोग मतलब कह सकते हो एक्स्ट्रा वाले होंगे, तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो चाइना में चले जाएंगे, मतलब चाइना बॉर्डर पे चले जाएंगे लड़ने के लिए। तो ऐसे ही मतलब कह सकते हो जो भी हमारी एनर्जी की जहां जरूरत होती है, वो गोल्जी बॉडी उसको वहां पर लेके जाके दे देता है। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स का जो मेन वर्क होता है, इसका काम होता है वाटर को स्टोर करके रखना। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ ली, दूसरा हमने कौन, गोल्जी बॉडी, तीसरा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या होता है? वैक्यूल्स का वर्क होता है कि जितनी भी मतलब हमारी बॉडी में, आप ऐसा समझिए कि आपने सुना होगा जो भी ह्यूमन बॉडी होती है या फिर एनिमल बॉडी भी बोल सकते हो, ये मतलब कह सकते हो 60 से 65% पानी से मिलकर बनी होती है। मतलब कह सकते हो इसके अंदर 60 से 65% पानी पाया जाता है। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि सर जी 60 से 65%, तो वो क्या पेट में रहता है? क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो तो 1 ही 2 लीटर होता है, तो हम यही सोचें कि पेट के अंदर होता है, तो वो पानी पेट के अंदर नहीं होता है। जितना भी पानी होता है वो कहाँ होता है? वो हमारे इसी वैक्यूल्स में होता है। और जो इसके अंदर, जो हम बाद में बताएंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो जितना भी हम पानी पीते हैं वो कहाँ स्टोर होता जाके है? वो वैक्यूल्स में स्टोर होता जाके है। जब मतलब कह सकते हो इस वैक्यूल्स में पानी की कमी हो जाती है 1% की, तो हमें प्यास लगने लगती है। और अगर जब 3% की कमी हो जाती है तो हमें ज्यादा गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर 10% की इसमें कमी हो जाए तो इंसान की मौत ही हो जाती है। क्लियर? इतनी चीज। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है ले लो, फिर इसके आगे जो मतलब जो भी इसके और ऑर्गन बते हैं लाइसोसोम वगैरह, उनकी बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रोसोम की। किसकी? सेंट्रोसोम की। तो जो हमारा सेंट्रोसोम है, इसका जो नामकरण है, मतलब जो इसको नाम दिया था वो बोवरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। सेंट्रोसोम का जो वर्क होता है वो सेल डिवीजन का होता है। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, आप ये ना समझिए कोशिका विभाजन मतलब जिसकी ये मार्कर है, ये 1 से 2 मतलब इसको बीच से तोड़ दिया, तो ये भी मतलब कुछ एक तरीके से विभाजन ही है। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, जो कोशिका विभाजन करता है, वो सेल को करता है। मतलब एक सेल है वो 2 न्यू सेल्स में टूट जाती है। मतलब ये कह सकते हो जो सेल डिवीजन है वो रीजनरेशन मतलब रीजनरेट करता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाती है, तो उसको पुनर्निर्माण कहते हैं, ना कि उसको टूटना कहते हैं। क्लियर? ये सबसे ज्यादा जो सेंट्रोसोम पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। ये बात जो हमने बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करी थी वहां पे एग्जांपल देके आपको समझाई थी। और नहीं पाया जाता है किसमें? वो ब्रेन में नहीं पाया जाता है, या ब्रेन में बहुत कम पाया जाता है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर जब ब्रेन में नहीं पाया जाता है, तो आपने सुना होगा कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, और हमने आपको बताया था कि जो कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो सेंट्रोसोम की वजह से ही होता है। जब सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा मतलब मल्टीपल टाइप मतलब कह सकते हो सेल्स को डिवाइड मतलब डिवीजन करता रहता है और नई सेल्स बनाता रहता है, तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है। लेकिन जब ब्रेन में सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता है, तो वहां ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है? तो जो ब्रेन की कह सकते हो 90 से जो 95 सेल्स होती 95% जो सेल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन, इनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन जो इसकी 5 से 10% सेल होती हैं, जिनको हम ग्लियल सेल कहते हैं, उनके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है। और वही जब ज्यादा मतलब मल्टीपल टाइम कह सकते हो कि सेल डिवीजन कर लेती हैं, तो उसी की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्लियर? इतनी चीज। फिर हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट फॉर्म में ईआर से दिखाते हैं। किससे? ईआर से दिखाते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोई भी हमारी जो हमने ये बनाई, ये सेल हमारी बनी हुई है, तो ये सिंपल सी बात है, कोई जैसे एक फुटबॉल है, उसकी अगर हम हवा निकाल देते हैं तो वो यूं करके पिचक जाती है, कहते फिर चिपटी हुई आ जाती है। लेकिन जब मुंह से या किसी पंप से फिश करके इसमें हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है। अब बाद में उसके जो मतलब कह सकते हो जो पिन होती लगा देते हैं, तो वो उतने पे हवा रुक जाती है। तो अंदर से उसे कोई तो चीज सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से वो फूली हुई है। ऐसी जो हमारी सेल होती है, इसको अंदर से जो सपोर्ट करता है वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। यानी कि कह सकते हो जैसे हमारी बॉडी है, जो अगर हमारी बॉडी में से जो हमारा स्केलेटन है, जो ढांचा जो कंकाल है हड्डियों का, उसको हम बाहर निकाल दें, तो हमारा जितना भी ये मांस है ये ऐसा करके लुच करके गिर जाएगा, इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। तो मतलब कह सकते हो हमारी बॉडी को जैसी जो चीज सपोर्ट करती है वो हमारा कौन सा स्केलेटन मतलब ढांचा कंकाल होता है। ऐसी जो सेल का किसी भी सेल का जो एंडोस्केलेटन होता है यानी कि कंकाल होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका ढांचा जो कि मतलब कह सकते हो आंतरिक रूप से उसे मतलब सपोर्ट करता है, उसे रोका रहता है सेल को, उसको पिचकने से या फिर कह सकते हो दबने से बचाता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से समझो ये है। तो इसमें ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये हमारा स्मूथ और नीचे वाला ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि ऊपर वाला ये हमारा वसा का निर्माण करता है, मतलब ये जो हमारा फैट होता है वो उसका फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से जो ऊपर वाला होता है वो चिकना होता है बहुत। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रफ वाला, यानी कि ये जो नीचे वाला है ये इस तरीके से ये प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन अगर कोई इंसान कभी जब पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे माना जाता है, तो वहां पे क्वेश्चन बोला ये आता है कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है वो होते हैं राइबोसोम, कि राइबोसोम मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो नीचे वाला रफ है तो ये रफ हुआ ही राइबोसोम की वजह से। ये हमने जो डॉट डॉट आपको दिखाए हैं ये राइबोसोम ही है, राइबोसोम। इस राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ही जो हमारा मतलब नीचे वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ हो जाता है। क्लियर इतनी चीज? चलिए अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम भी यहां पे क्लियर हो गए थे। अब राइबोसोम भी दो टाइप का होता है, उसे हम आगे बताते हैं। राइबोसोम की तो राइबोसोम की जो खोज करी थी वो पैराडे ने करी थी। अभी हमने आपको बताया था कि मतलब जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके रफ वाले पार्ट पर ही हमारा राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इसी की वजह से होता है, प्रोटीन फैक्ट्री की। अब अच्छा, जो जहां मतलब प्रोटीन बनेगा, अब सारा प्रोटीन कौन बना रहा है? राइबोसोम। तो जिसकी वजह से उसके क्या बोलते हैं? उसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है, 70S दूसरा 80S। अब S क्या है? S जो होता है वो हमारा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। अब ये सर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो वैल्यू होती है जब हम किसी भी चीज को किसी एक स्पेशल लिक्विड में डालते हैं और फिर हम देखते हैं कौन सी चीज पहले मतलब कौन सी चीज पहले नीचे डूब रही है। तो जो चीज पहले नीचे डूबती है तो हम उसको भारी और बड़ा मान लेते हैं, जो बाद में डूबती है हम उसको हल्का मानते हैं। तो जो हमारा 70S राइबोसोम्स है ये मतलब कह सकते हो ये देर में डूबता है, यानी कि ये हल्का होता है, जिसकी वजह से इस 70S को हम छोटा भी बोल सकते हैं, मतलब स्मॉल या छोटा। और ये जो 70S है ये हमारा पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और जो हमारा 80S है यानी कि ये भारी ये बड़ा होता है, ये हमारा पाया जाता है, ये बड़ा होता है तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में। अब सर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है ये हम आपको बाद में मतलब नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो जो हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो 70S प्रोकैरियोटिक, 80S यूकैरियोटिक। अब आप इतना सा समझ लीजिए कि वो मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो हम आंखों से देख सकते हैं जैसे एनिमल हो गए, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बिल्ली हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उनके सबके अंदर कौन सा? 80S यानी कि वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, उनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं हाँ मतलब सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आपको आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है। जब हम मतलब राइबोसोम को एक लिक्विड में डालते हैं तो हम देखते हैं कौन सा पहले मतलब बैठ रहा है। तो ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब कह सकते हो कि किसी भी चीज की मतलब पानी में बैठने की या जो स्पेशल लिक्विड होता है उसमें बैठने की जो बैठता है तो उसको बताता है कि कौन सा पहले। और इसमें मतलब आकार के बिहार पे नहीं बताया जाता कि कौन चीज बड़ी है कौन चीज छोटी है। जो चीज पहले बैठ गई वो भारी और बड़ी है, और जो बाद में बैठी वो उसकी तुलना में छोटी और हल्की है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की जो खोज करी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस ही सारी जितनी भी मतलब कह सकते हो सेल को जो कंट्रोल करने का वर्क करता है वो न्यूक्लियस ही करता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी को जो मतलब कह सकते हो निर्देश देते हैं, जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन है।
ये हमारा जो ब्रेन है यही हर चीज को कंट्रोल करता है। तो ऐसी जो सेल होती है उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से इसको कंट्रोलर भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी मतलब जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब ये डीएनए आरएनए आप ये सोचिए कि यहाँ पे पढ़ाने लगे तो डीएनए आरएनए का एक अलग ही चैप्टर है, तो डीएनए आरएनए की हम वहां पर बात करेंगे। आप सिंपल समझिए, ये हमने जो न्यूक्लियस रखा तो इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए आरएनए होता है। फिर जीन के बारे में पढ़ना होगा, वो हम डीएनए आरएनए का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसकी बात करेंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई? इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने करी थी। कि लाइसोसोम मतलब कह सकते हो जितने भी हमने ये सेल ऑर्गेनल पढ़ाए इन सब में जो सबसे पावरफुल होता है वो हमारा लाइसोसोम ही होता है। और ये पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम मतलब जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं? मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर किसी भी मतलब जितने भी ये सेल ऑर्गेनल हैं ये किसी के ऊपर भी थोड़ा सा डाल देता है तो वो वहीं खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कोशिकीय पाचन मतलब कोशिका को पचाने वाला भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये समझिए, हमने आपको इससे पहले बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ सेल कह रहे हैं, उसको कंट्रोलर भी कह रहे हैं। लेकिन अब ये जो कंट्रोलर बना है इसकी जो हेल्प करता है वो लाइसोसोम ही करता है। अब जैसी न्यूक्लियस ने माइटोकॉन्ड्रिया से बोला कि चलो फटाफट एनर्जी ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी से बोला चलो परिवहन करो, ट्रांसपोर्ट करो, वैक्यूल से बोला पानी रखो, सेंट्रोसोम से गया फटाफट सेल डिवीजन करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा तुम प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन और वसा बनाओ, राइबोसोम से कहा तुम प्रोटीन बनाओ। तो ये सारी चीजें कर अब पता चला इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, हम एनर्जी नहीं बनाएंगे। तो फिर वहां पे वर्क करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहता है अच्छा प्रोटीन ही बनाओगे? न्यूक्लियस ऑर्डर देता है लाइसोसोम की कि जाओ माइटोकॉन्ड्रिया को गोली मार दो आके। तो लाइसोसोम जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और पास बुलाता है यूं करके मतलब उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम छोड़ देता है और वहीं पे मतलब जल के वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही अगर गोल्जी बॉडी ने बात नहीं मानी तो उसे भी लाइसोसोम जला के मतलब खत्म कर देगा। तो लाइसोसोम जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है और इसी की वजह से मतलब कह सकते हो जो हमारी जैसी कोशिका है, और ये जरूरी भी है। अब जैसी ये मतलब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इसकी मतलब डेड हो गई तो इसकी जो मतलब मौत हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, तो उसको हटाने वाला या उसको खत्म करने वाला तो कोई तो होना चाहिए। तो ये जो है जो लाइसोसोम है वही इन चीजों को खत्म कर देता है जलाकर। अब कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसी जो न्यूक्लियस है वही बोरा गया, न्यूक्लियस ही मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि गोल्जी बॉडी मतलब क्या करे क्या नहीं, उसको अपनी ही मतलब होता नहीं जैसे अच्छा भला इंसानों से मोहब्बत की लत लग जाए, वो अकेले में लगा हेलो ठीक है, बाकी कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। तो ऐसे ही कह सकते जब न्यूक्लियस बोरा आ गया तो जितने भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी वो कहते ठीक है हम भी सही हैं और इनकलाब जिंदाबाद कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे। तो लाइसोसोम आते कहते गोल्जी बॉडी मेरी बात सुनो, कहते नहीं तुम्हारी नहीं सुनेंगे, वैक्यूल से कहते वो भी नहीं सुनेंगे। लाइसोसोम बेचारा परेशान इरिटेट हो जाता है, कहते ठीक है मेरी बात नहीं सुना और खुद को यूं करके फाड़ लेता है। जब खुद को फाड़ता है तो ये सारा मतलब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इनके ऊपर हल्का हल्का सबके ऊपर चला जाता है और फिर वो मतलब पूरी सेल की ही डेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा मतलब लाइसोसोम है इसको हम सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या का थैला कहते हैं। जैसे कोई आतंकवादी नहीं होता है, वो कहीं होटल में गया बम लगाकर और वहां बम लगा के गया और खुद को फाड़ लिया। अब खुद को फाड़ेगा, खुद तो वो मरेगा ही लेकिन वो पूरी बिल्डिंग को लेकर जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर किसी भी सेल में लाइसोसोम खुद को फाड़ता है तो उस पूरी सेल की ही डेड हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी की सेल की नहीं, सिर्फ इस एक मतलब पर्टिकुलर सेल की ही, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल हम बैग कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में जो मतलब हम ब्लड का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें WBC RBC वगैरह पढ़ते हैं, तो RBC जो हमारी होती हैं ये मतलब जो RBC होती हैं रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर लाइसोसोम ही नहीं पाया जाता है। जब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है पता लगा ब्लड मतलब जो हमारी वेंस आर्टरीज वगैरह हैं उसमें मूव कर रहा है। अब पता लगा ब्लड का, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल होता है तो कितना RBC का होता है, RBC का होता है 120 डे, मतलब 120 दिन का होता है। अब 120 दिन के बाद ये मर गई, मरने के बाद पता लगा ये पड़ी हुई है क्योंकि इनको कोई ले जाने वाला नहीं है। तो ये जो मतलब RBC का जो मतलब डेड हो जाती है तो ये हमारी जो पिलहा होती है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं या फिर तिल्ली भी बोलते हैं,
तिल्ली, जो लोग मीट वगैरह के शौकीन है उनको अच्छे से पता होगा तिल्ली क्या होती है। तो ये तिल्ली में जाके वहीं मतलब खत्म हो जाती है, जिसको हम मतलब स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। मतलब आरबीसीज का कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है वो स्प्लीन को बोला जाता है। किस लिए बोला, क्योंकि इसके पास लाइसोसोम नहीं है। जब लाइसोसोम नहीं है तो इसको कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता, तो ये स्प्लीन में जाके खत्म हो जाती है, वहीं दफन हो जाती है। क्लियर इतनी चीज। अब इसमें अब लास्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। चलिए इसको इलाज करते हैं। अब देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव। अब ये जीव द्रव क्या होता है, तो जो मतलब हमने अब इसके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें एक हमने ये बोला था जो झिल्ली होती है जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन बोला था, तो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे आप एक पॉलिथीन लीजिए, उसमें आप 2 अंडे लीजिए, एक टमाटर ले लीजिए, एक कोई लोहे की चीज रख दीजिए और बाद में उसको लेके इस तरीके से लेके जाइए घुमाते हुए यूं, तो जब घर पर लेके आओगे तो अंडे वगैरह टमाटर सारे फूट जाएंगे लोहे की वजह से। तो ऐसे ही मतलब कह सकते हो कि जितनी भी ये चीजें हैं, तो अगर सेल है तो ये आपस में टकरा सकती हैं, और जब टकराएंगी तो लाइसोसोम गुस्सा हो जाएगा, वो आतंकवादी इंसान वो अपने आप को फाड़ लेगा, तो सेल ही मतलब खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सारी सेल खत्म हो सकती हैं। तो इन सबको आपस में टकराने से रोकने के लिए इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है। जैसे आप अंडे लेने जाओ और अंडे को जैसे उसमें आप आटा ले लो पहले, अब आटे की पॉलिथीन में आप अंडे रख दो, फिर अगर आप लेके चलोगे तो अंडे फूटेंगे नहीं, क्योंकि आटा उसको सपोर्ट करेगा। इसी वजह से जब हम कोई नई चीज लेते हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह, तो अगर कहीं से पार्सल होकर आता है तो उसमें माल उसका गत्ता लगा होता है, थर्माकोल वगैरह लगा होता है, बीच में कुछ और भी कागज वगैरह लगे होते हैं जिससे उसको डैमेज ना पहुंचे। तो सेल को डैमेज से रोकने के लिए इसके बीच में प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है। एक होता मतलब दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं कोशिका द्रव। अब जैसे ये है, ये मतलब कह सकते हो ये हमारी कोशिका है, तो ये बाहर जो भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है जैसे ये है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मतलब लिक्विड भरा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर इतनी चीज। मतलब प्रोटोप्लाज्म, और ये मतलब कह सकते हो 80% ये जल से ही मिलकर बना होता है। और जब इसमें मतलब कह सकते हो पानी की कमी होती है, तो अगर वैक्यूल्स के पास भी नहीं, वैक्यूल्स हला के इसमें ट्रांसफर कर देता है तो हमें प्यास लगती है। और जब इसमें 10% की कमी हो जाती है तो इंसान की मौत हो जाती है, बचता ही नहीं। इसी वजह से प्रोटोप्लाज्म को मतलब भौतिक इकाई माना गया है लाइफ की। क्लियर। ये हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है या फिर जो सेल ऑर्गेनल थे यहां तक वो कंप्लीट हो गए। कोशिका जो हमारा चैप्टर है वो काफी बड़ा है, तो इस वजह से इसको यहीं तक रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस मतलब क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वगैरह बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।